हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुरुत्वाकर्षण है ना अध्याय से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था, है ना। जैसा कि हम लोगों ने विचार किया था बच्चों की गुरुत्वाकर्षण विभव और तीव्रता के बीच में क्या संबंध होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के है ना पर हम लोग ने प्रकाश डाला था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और एक नया टॉपिक जिसको हम लोग पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इस पर आज हम लोग है ना हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे बच्चों। आप लोग अपने पास कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ पर जो भी कुछ भी बताऊँ उसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो पलायन वेग जो है ना बच्चों, एक गुरुत्वाकर्षण का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स है, इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि पलायन वेग कहते हैं किसे, है ना। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, तो एक सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि पलायन वेग है ना, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर यदि हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आप लोग को बताता हूँ, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का सतह है बच्चों, है ना। यहाँ पर हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, कुछ ऊंचाई तक जाएगा और फिर वो नीचे गिर जाएगा, है ना। और अधिक यदि वेग से हम लोग फेंकते हैं तो वो और अधिक ऊंचाई जाता है, नीचे की गिर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस वस्तु को ऐसा वेग देंगे, है ना, इस प्रकार उसमें वेग देंगे ताकि वो दोबारा जो है लौट करके पृथ्वी पर आए ही नहीं, है ना। और इसका मतलब है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए और दोबारा पृथ्वी पर लौट करके नहीं आए और पृथ्वी का वो परिक्रमा करने लगे। तो हम लोग का जो सैटेलाइट जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, प्रक्षेपित करते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, है ना, या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं, तो उसे किस वेग से फेंका जाता है, तो उसे पलायन वेग से फेंका जाता है बच्चों, ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए। तो आज हम लोग उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम लोग विचार करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करें कि आखिर पृथ्वी है ना में पलायन वेग का मान कितना होता है। ये सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ कि पलायन वेग किसको कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर, देखिए पृथ्वी की है ना, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को दिया गया, है ना, किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए, बाहर चले जाए तथा पुनः वह लौट कर वापस न आ सके। तो वस्तु को दिया गया, है ना, वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग, मिनिमम वेलोसिटी, न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। तो समझ में आ गया बच्चों कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए तथा पुनः वह लौटकर वापस न आ सके। तो वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बात समझ में आ गया कि वो लौट करके दोबारा पृथ्वी पर नहीं आ सकेगा। उसको हम लोग इतना फेंके हैं, इतना अधिक वेग से उसको ऊपर की ओर फेंके हैं ताकि वो लौट करके दोबारा पृथ्वी पर नहीं आ सकता है। तो वह वेग जो हम लोग वस्तु को दिए हैं वही वेग जो है वस्तु का पलायन वेग कहलाता है। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं बच्चों, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, मान लेता हूँ बच्चों कि ये क्या है, एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है ना, जिसका त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान m है ना। अब ये एक वस्तु को हमने क्या रखे हैं बच्चों, यहाँ पर एक P बिंदु पर वस्तु को रखे हैं जो पृथ्वी की सतह से, आप कह सकते हैं जो पृथ्वी के केंद्र से, कहिए पृथ्वी के केंद्र से, है ना, वह r दूरी पर स्थित है,
पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित है बच्चों। यहाँ पर एक हम लोग m द्रव्यमान का एक वस्तु रखे हैं, तो इसी पर पहले विचार कर लेते हैं बच्चों। देखिए माना m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या है ना, r त्रिज्या के पृथ्वी है ना, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर m द्रव्यमान का है ना, m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है, m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है ना, m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है। तो अब बताइए कि पृथ्वी तथा वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी तथा है ना, पृथ्वी तथा वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी तथा वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग इस प्रकार देते हैं बच्चों। आप लोग जानते हैं कि F = G/m और दोनों के बीच की दूरी r है, इसलिए r² यहाँ देंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वस्तु को जो है बच्चों कि यहाँ से उठा करके इस बिंदु तक हम लोगों को लाना है, मतलब dr दूरी से, पृथ्वी से दूर है कि नहीं, मतलब ऊपर की ओर उसको विस्थापित करके P बिंदु से Q बिंदु तक लाना है, dr दूरी से विस्थापित कर, है ना, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लोगों को वस्तु को विस्थापित करना है। तो इस विस्थापन में हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा बच्चों। तो आप लोग जानते हैं कि कार्य कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो उसमें F बल लग रहा है और ये दूरी हो गई dr, तो ये विस्थापित हो गया है ना, तो यहाँ बल भी है विस्थापन भी है, तो अतः हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा है ना, किसके विरुद्ध, तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के विरुद्ध करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वस्तु को है ना, देखिए वस्तु को P बिंदु से है ना, वस्तु को P बिंदु से है ना dr दूरी से, P बिंदु से dr दूरी से विस्थापित कर Q बिंदु तक है ना, विस्थापित कर Q बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, लाने में किया गया कार्य। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि dw होगा, तो dw = F और विस्थापन हो गया मेरा dr। अब यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे कि F का मान यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे F का मान, देखिए F का मान समीकरण 1 से रखने पर, F का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर तो हमको क्या मिल जाएगा, तो dw = F का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा G/m और नीचे में हो गया r² और ये हो गया मेरा dr। तो अब हम लोग इसको देखिए dr दूरी से विस्थापित किए हैं तो हमको इतना कार्य करना पड़ा है बच्चों, लेकिन ये पलायन वेग ऐसा होता है कि वस्तु को इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर कर देता है। इसका मतलब है कि उसको यहाँ से हम लोग इतना वेग देंगे ताकि वो r दूरी से अनंत दूरी तक चला जाए, इतनी अधिक दूरी, तो अधिक दूरी को हम लोग अनंत मान लेते हैं, तो r दूरी से अनंत दूरी तक चला जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसका समाकलन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तथा समाकलन की सीमा क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन की सीमा, समाकलन की सीमा क्या होगी, तो समाकलन की सीमा क्या होती है बच्चों, एक बार यहाँ पर r का मान हम लोग कितना लेंगे, r ही लेंगे और एक बार r का मान हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे है ना। तो यहाँ r = एक बार r ही होगा और एक बार r = कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हम लोग ले लेते हैं है ना, r = इन्फिनिटी। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी की सतह से बच्चों को है ना उस वस्तु को फेंकेंगे, तो यहाँ से यहाँ यह तो हो गया, तो आप लिखेंगे वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पृथ्वी की सतह से है ना, पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह से ले जाने के लिए किया गया कार्य, तो r का मान एक बार मेरे पास r हो जाएगा और एक बार r = इन्फिनिटी। आप बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पर r का वेरिएशन हो रहा है, ये r
ये जो दूरी हम लोग r रखें तो यहाँ पर इस r का मान कितना हो जाएगा, ये तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा। यहाँ पर r का मान r है और जब इस वस्तु को अनंत दूरी तक ले जाएंगे तो वहाँ पर इस r का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बात को मेंशन करेंगे कि पृथ्वी की सतह से, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर है ना कि पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक, पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो है ना, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन की सीमा मेरा क्या मिल गया, r इज इक्वल टू r और एक बार r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम लोग P बिंदु से नहीं अब कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना। क्योंकि हम लोग वस्तु को कहाँ से फेंकना शुरू करेंगे, हमको तो सतह से ही फेंकेंगे, है ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पर r का मान r रखे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर रखें। तो इसको हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पर dw का समाकलन हो गया, इधर कितना होगा बच्चों, r से उसको अनंत दूरी तक ले जाना है ना। तो समझिए बात, यहाँ पे r से हम लोगों को अनंत दूरी तक हम लोगों को ले जाना है ना। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों, ये हो गया GMM और बाय हो गया r² और यहाँ पर मेरा dr मिल गया। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या क्या होगा बच्चों, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो डेट सिंप्लाइज, यहाँ पर dw का इंटीग्रेशन w होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, देखिए GMM और इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर r टू इन्फिनिटी 1/r² और यहाँ पर हो गया dr। तो ये 1/r का इंटीग्रेशन तो मैंने आप लोगों को कई बार, 2 बार ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले r² टर्म को हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो जिसके वजह से ये -2 हो जाएगा, dr नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन, सॉरी ये क्या स्मॉल r है बच्चों, है ना, ये जो है ना बच्चों हड़बड़ी में लिखा जाता है, तो इसमें इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी कहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू, ये हो गया GMM। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है r टू द पावर -2 + 1, यहाँ पर भी हो जाएगा -2 + 1, यह हो गया r टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया GMM, -2 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 होगा और नीचे भी हो गया -1, ये भी आ गया, लिमिट लग गया, r टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब ये जो आपका माइनस साइन है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -GM और यहाँ से हो गया r पे पावर -1, ये हो गया r टू इन्फिनिटी हो गया। अब लिमिट जो है इसको r को संतुष्ट करेगा, तो कितना हो गया, W इज इक्वल टू -GMM, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/r, ये हो गया r टू इन्फिनिटी। अब लिमिट इसको लगाइए यहाँ पर, तो डेट सिंप्लाइज W इज इक्वल टू हो गया -GMM। एक बार इन्फिनिटी सेटिस्फाई करेगा तो 1/इन्फिनिटी हो गया, एक बार r सेटिस्फाई करेगा तो एक बार हो जाएगा 1/r हो गया बच्चों। तो ये देखिए 1/इन्फिनिटी का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो W का मान कितना निकल गया बच्चों, देखिए -GMM और ये हो गया मेरा टर्म 0, तो यहाँ से आ गया मेरा -1/r। तो ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो W का वैल्यू, जो कार्य का जो वैल्यू है हमको वो मिल जाएगा GMM और नीचे में हो गया r। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर बात समझिए बच्चों इसको, तो यह जो किया गया कार्य है ना, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे यह किया गया कार्य, देखिए यह किया गया कार्य वस्तु में, यह किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना, यह किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी उस वस्तु का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GMM/r। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कह देंगे। उस वस्तु का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, जिसका वैल्यू क्या होता है, GMM/r होता है। अब हमको बताइए कि ये जो है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, तो जब हम लोग वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं बच्चों, है ना, बात समझिए यहाँ पर, जब हम लोग वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना, जब ये फेंकेंगे तो ये क्या होगा,
तो ये इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये स्थितिज ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर उसकी स्थितिज ऊर्जा थी, वह स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे इसमें क्या चीज में संचित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत काम करेगा, है ना। इसकी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी पूरी गतिज ऊर्जा में। तो अब जब वस्तु को जब हम लोग मान लेते हैं कि भी वेग से फेंके हैं, है, तो यहाँ पर ये भी मान लेते हैं बच्चों कि माना कि वस्तु को, है ना, वस्तु को भी वेग से, वस्तु को भी वेग से, है ना, फेंका गया है, वस्तु को भी वेग से फेंका गया है। तो जब भी वेग उसमें आप उसको दीजिएगा भी वेग से, तो अर्थात उसमें काइनेटिक एनर्जी आप दे रहे हैं बच्चों, है ना, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा दे रहे हैं। तो कितना गतिज ऊर्जा वस्तु को प्राप्त हुआ, तो माना वस्तु को भी वेग से फेंका गया है, तो वस्तु को दिया गया गतिज ऊर्जा कितना है, तो वस्तु को दिया गया गतिज ऊर्जा, वस्तु को दिया गया गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वस्तु को दे रहे हैं इसीलिए उसका द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे m, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कहेंगे। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया बच्चों। तो ये चीज़ क्या था कि वस्तु को, है ना, कहाँ से, पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य था, उसकी स्थितिज ऊर्जा थी। जो कार्य जो हुआ वहाँ क्या किस में संचित हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी में संचित हो गया। नहीं, अब हम लोग वस्तु को जो फेंके हैं कितना वेग से, कितना वेग से फेंके हैं, भी वेग से फेंके हैं, तो वस्तु को दिया गया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो थी धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब उसका पूरा जब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तो अनंत दूरी पर जाने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी पुनः इतना हो जाता है। तो हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कि पूरी यात्रा में जो होती है किसी वस्तु की कुल ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है ना। तो वस्तु की सतह पर, मतलब जमीन पृथ्वी की सतह पर उसकी कुल ऊर्जा इतनी है, जब उसको भी वेग से फेंका गया तो ये ऊर्जा कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो रास्ता में जब वस्तु जब रास्ते में थी तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं हाफ एम वी स्क्वायर थी। और जब वस्तु अनंत दूरी तक यहाँ पर चले गई तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ऊर्जा में संचित हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों आपस में बराबर होंगे। आपको समझ में आ गया, क्योंकि यही ऊर्जा उसको किस में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को मेंशन कर देता हूँ कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, देखिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ही, है ना, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ही वस्तु को, है ना, गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ही वस्तु को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है तथा जब वस्तु अनंत दूरी पर पहुंचता है, अनंत दूरी पर पहुंचता है, जब वस्तु अनंत दूरी पर पहुंचता है तो, है ना, वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, पुनः स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसका मतलब यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी यहाँ पर काम करता है बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे आगे का कैलकुलेशन। अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी बच्चों कि समीकरण 3 ही उसको समीकरण 4 प्रदान करता है या बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 3 बराबर है समीकरण 4, है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है मेरा GMM और बाय यहाँ पर है R, और समीकरण 4 है हाफ एम भी स्क्वायर। हमको तो पलायन वेग निर्धारित करना है बच्चों, हमको भी कैलकुलेट करना है। तो भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन से हम लोग क्या करेंगे, भी को निकाल लेंगे। तो डेट सिंप्लाइज, सबसे पहले एम यहाँ से कैंसिल हो गया, अब यहाँ से भी निकालेंगे। देखिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो गया GM और नीचे में हो गया बाय R। ये चीज़ होता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भी को फ्री कर लेंगे तो इसके रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2GM बाय नीचे में हो गया R,
है ना। अब इसको आप लोग समीकरण नंबर 5 मान लेंगे बच्चों, है ना। अब एक बात समझिए कि जब वस्तु को फेंका जाता है तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो गुरुत्व त्वरण भी उत्पन्न होगा बच्चों, है ना। त्वरण तो उत्पन्न होता ही है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे पृथ्वी की सतह पर तो उसमें पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण उसमें उत्पन्न होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण का व्यंजक क्या होगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के व्यंजक से, देखिए गुरुत्व त्वरण की व्यंजक से, गुरुत्व त्वरण के व्यंजक से आप लोगों को गुरुत्व त्वरण का व्यंजक तो मालूम होगा। तो गुरुत्व त्वरण का व्यंजक कितना होता है बच्चों, तो G इज इक्वल टू होता है Gm/r²। हम लोग ये चीज़ जानते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से हम लोग Gm का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो Gm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Gr² होता है। इस Gm का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो लिखिए Gm का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो Gm का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर तुमको क्या प्राप्त होगा। अब देखिए तो V इज इक्वल टू रूट अंडर Gm का वैल्यू कितना है, ये हो गया Gr² और नीचे में एक R है तो एक R कैंसिल हो गया। तो V इज इक्वल टू हमको मिल गया रूट अंडर 2Gr। तो ये व्यंजक आपका पलायन वेग का है ना, यह पलायन वेग का व्यंजक है, यह पलायन वेग का व्यंजक है बच्चों, है ना। ये पलायन वेग का व्यंजक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं बच्चों कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो देखिए पलायन वेग का मान हम लोग को कैलकुलेट करेंगे, पलायन वेग का मान कैलकुलेट हम लोग करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि G का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या भी हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है ना। हम लोग ये चीज़ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किलोमीटर से मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो इतना मीटर हो गया। अब सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर रख देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए V इज इक्वल टू रूट अंडर G, है ना, 2G का मान कितना हो गया 9.8 और R का वैल्यू हो गया 6400, है ना, गुना ये हो गया मेरा 1000। अब इसको सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो इसका एक जीरो को हम लोग काट सकते हैं। तो ये पॉइंट हटा, एक जीरो यहाँ से कटा, तो ये कितना हो गया 98। और 98 जो होता है बच्चों वो होता है 2 × 49 को हम लोग 98 कहेंगे। आप गुना करके देख लीजिए, है ना, 98 आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका 6400 बच्चों, है ना। तो 6400 को भी हम लोग तोड़ेंगे, 64 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये तो 100 यहाँ पर बचा हुआ ही है। अब देखिए सबका वर्ग 2 का, है ना, यहाँ पे जोड़ा लग रहा है इसलिए 2 बाहर हो गया। 49 का वर्ग कितना होता है 7, है ना। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 64 का वर्ग हो गया 8 और ये 100 का वर्ग 10, है ना, वर्गमूल बोल रहे हैं, है ना। तो ये भी 100 का वर्गमूल हो गया ये 10। तो अब सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, है ना। तो ये हो गया मेरा 2 और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 56 हो जाता है। 7 × 8 56 होता है और गुना इधर हो जाएगा 100, है ना, गुना 100 हो गया बच्चों। तो इसको देखिए, इसको भी गुना करिए तो 6 दूनी 12, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 जीरो यहाँ पर लग गया। तो इतना मीटर पर सेकेंड हो गया पलायन वेग का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1000 से हम लोग भाग दे दिए, है ना। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 1 जीरो बचा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये पृथ्वी का पलायन वेग का मान है। इसका मतलब क्या हुआ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान, पृथ्वी का पलायन वेग, है ना, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इससे आपको क्या पता चला, इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी की सतह पर यदि हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग यदि किसी वस्तु को दे देते हैं तो वह वस्तु जो होती है पृथ्वी की सतह को छोड़ करके अनंत दूरी तक चला जाता है और पुनः वह पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आ सकता है। तो ये वेग जो है वो क्या है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में, हम लोग देखते भी हैं,
है ना, किसी भी जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब यान को, सैटेलाइट को यहाँ से जब पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है तो उस यान का जो वेलोसिटी होता है बच्चों, इतना इससे ज़्यादा होता है, तभी वो पृथ्वी की सतह से छोड़ करके, है ना, वो मतलब पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाता है या फिर पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक चला जाता है ना। तो ये एक सबसे पहले एप्लीकेशन तो इसका यही हो गया कि आप लोग जानते ही हैं। दूसरा एप्लीकेशन होता है बच्चों, एक बात समझिएगा आप लोग, क्या आप लोग जानते हैं एक बात बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में पूरे ब्रह्मांड में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस हाइड्रोजन गैस। लेकिन पृथ्वी में जो है हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत कम है ना। यदि है भी तो वो पृथ्वी की सतह से ऊपर में है ना। पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन गैस नहीं पाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो हम लोग यहाँ पर लिखिए इसका एक एप्लीकेशन कि पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम होता है। क्यों कम होता है? आप बता सकते हैं क्यों कम होता है? क्योंकि अब समझिए कि हाइड्रोजन गैस जो होगा बच्चों, वो गैस जो होते हैं वो छोटे छोटे अपने गैस के अणुओं से मिल करके बने होते हैं, है ना। H2 मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी हल्के गैस होते हैं। तो हल्के गैस होने की वजह से इसकी अणु की जो गति जो होती है वो उच्च होती है। इतना ज़्यादा गति होता है कि लगभग उसकी गति हमारे धरती के पलायन वेग के बराबर तो नहीं कहें तो लगभग उसके बराबर हम लोग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतनी अधिक वेग से गति करती है कि पृथ्वी के सतह को छोड़ करके वो ऊपर चले जाती है। इसीलिए होता है क्या कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम होती है। तो ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर तो वायुमंडल है ना, लेकिन चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग कहते भी है कि चंद्रमा में हवा नहीं है। क्यों नहीं है हवा? आप लोग कभी सोचे हैं इस बात को कि चंद्रमा में हवा क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्रमा भी तो एक पृथ्वी का ही एक पार्ट होता है बच्चों। आप लोग जानते होंगे कि बहुत पुराने समय में पृथ्वी से एक थिया नामक का ग्रह एक आपस में टकराया था। वही टकराव के वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ था, है ना। तो जब पृथ्वी से ही चंद्रमा का जब निर्माण हुआ है तो पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका क्या कारण है? तो हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक्स को लिखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना। अब इसको समझिए क्यों नहीं होता है चंद्रमा पर वायुमंडल। क्योंकि देखिए चंद्रमा की आकृति जो होती है वो पृथ्वी की आकृति से थोड़ी छोटी होती है। छोटी थोड़ी सी नहीं, बहुत छोटी है। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटी होती है, जिसके वजह से वहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान कम पाया जाता है ना। पृथ्वी की तुलना में आप लोग कभी सुने होंगे अपने जूनियर क्लास में भी कि पृथ्वी है ना की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण 1/6 गुना कम होता है ना। 1/6 टाइम्स जो होता है वहाँ पर कम होता है पृथ्वी की सतह से गुरुत्व त्वरण का मान। तो यदि गुरुत्व त्वरण का मान यदि वहाँ कम होगा तो उस ग्रह का पलायन वेग का मान भी कम होगा बच्चों। क्योंकि आप लोग देखें कि पलायन वेग का मान जी पर निर्भर करता है ना। तो यदि वहाँ पर पलायन वेग का मान कम होता है बच्चों तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो हवा, जो वायुमंडल होगा पहले भी, तो उस वायुमंडल में तो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, गैस के अणु होते हैं। तो उस गैस के अणु का वेग इतना तीव्र होता है ना, इतना तीव्र होता है कि चंद्रमा के, है ना, पलायन वेग से कहीं ज़्यादा हो जाता है अणु का वेग, जिसके वजह से वो चंद्रमा की सतह को छोड़ करके बाहर चल जाते हैं। आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा? कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कम होता है चंद्रमा में गैस के अणु के वेग की तुलना में, है ना। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा का पलायन वेग का मान कम है और वहाँ के गैस के अणुओं का पलायन वेग का मान ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, चंद्रमा के सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। इसका एक और आपको एप्लीकेशन आपको मिलेगा, अनुप्रयोग मिलेगा बच्चों, वो ये है कि बृहस्पति ग्रह, है ना, बृहस्पति ग्रह का जो वायुमंडल होता है ना बच्चों, वो काफ़ी सघन होता है। इतना ज़्यादा सघन होता है ना कि उसमें आप यदि चलिएगा तो आपको लगेगा कि हम
पानी में चल रहे हैं। पानी में चलना जिस प्रकार कठिन महसूस होता है मुझे, उसी प्रकार बृहस्पति के, है ना, ग्रह पर चलने मुझे लगेगा, है ना। क्यों आखिर? क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बहुत सघन होता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब डेंस्ड वहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, इतना ज़्यादा सघन वायुमंडल पाया जाता है कि वहाँ पर वायुमंडल में चलना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर वहाँ पर इतना सघन वायुमंडल पाने का या होने का क्या कारण है? उसका भी एक कारण है, क्या कह सकते हैं, पलायन वेग, क्योंकि बृहस्पति ग्रह हमारे पृथ्वी की तुलना से बहुत अधिक बड़ी होती है, लगभग 10 गुना 20 गुना बड़ी होती है वायु, है ना, हम लोग के पृथ्वी की तुलना से बृहस्पति ग्रह वो आकार में बहुत बड़ी होती है। तो यदि आकार में वो बहुत बड़ी होगी तो उसका गुरुत्व त्वरण का मान भी बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, है ना। यदि गुरुत्व त्वरण का मान ज़्यादा होगा तो पलायन वेग का भी मान ज़्यादा होगा। तो वैसी गैस जो किसी अन्य ग्रह में या पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है, वो गैस आपका कहाँ पाई जाती है? बृहस्पति ग्रह में पाई जाती है। बहुत सारे, जैसे हमने अभी तुरंत आपको बताया कि पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन गैस बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह में जाकर के देखिए तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो गैस का जो अणु का जो वेग होता है, जिसको हम लोग आणविक वेग कहते हैं, उसका मान जो होता है या उसके मान की तुलना में बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वह गैस पृथ्वी या क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह के सतह से उठ भी नहीं पाती है और वह वहीं पर जमा रह जाती है, जिसके वजह से, है ना, उसका वायुमंडल बहुत सघन होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों। आप लोगों को यदि ये समझने में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे, मैं उसका आंसर आप लोगों को भेजने का प्रयास करूंगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो आप लोग उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे विदा दें। धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, जय हिंद।